Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT series. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 6 टू क्लास 8 तक की सीटेड पेपर 2 का सिलेबस सारा डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। ये ज्योग्राफी की लास्ट 8th क्लास की ज्योग्राफी ये है, ठीक है। इसमें 6 चैप्टर हैं, एक दिन में 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे, 3 दिन में आराम से ये कंप्लीट हो जाएगी ये ज्योग्राफी भी 8th क्लास की। रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी 6 की पॉलिटी हो गई है, 8th की पॉलिटी चल रही है, ठीक है। 8th की पॉलिटी जैसे ही कंप्लीट होती है 7th की भी हम फटाफट कर लेंगे। एक दिन में आपको 3 से क्लासेस मिल रही हैं, मुझे आवश्यकता लगी तो मैं 4 क्लासेस भी करूँगी। अभी तक 13 या 14 तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ मैराथन्स वगैरह हम कर लेंगे, ठीक है, 18-19 तक, और कुछ स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगी मैं आपसे, ठीक है। सो अब हम ये चैप्टर अपना डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 है क्लास 8 का ज्योग्राफी का संसाधन। देखिए, संसाधन मतलब रिसोर्सेज। संसाधन है क्या, पहले तो इसे हमें जानना है। तो देखिए, प्रत्येक वो वस्तु संसाधन है जिसका आप अपनी आवश्यकता पड़ने पर उपयोग कर पा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ इस टाइम प्रेजेंट में, ठीक। तो ये फ़ोन मेरे लिए एक रिसोर्स का काम कर रहा है, एक संसाधन का काम कर रहा है, क्योंकि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पा रही हूँ, मैं आपको टीच कर पा रही हूँ बाय विद द हेल्प ऑफ फ़ोन, ठीक है। तो ये फ़ोन मेरे लिए इस टाइम संसाधन का काम कर रहा है, ठीक। अगर हम बात करें कि हम जो पानी पी रहे हैं, पानी क्या हमारे लिए संसाधन है, बिजली क्या है, संसाधन है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन को कोई भी माध्यम आवागमन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, संसाधन है, रिसोर्स है। सब्जी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, सभी कुछ संसाधन है। कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक वो वस्तु संसाधन जिसका आप आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है, वो है आपकी संसाधन, ठीक ना। अब अगर हम बात करें तो देखिए, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्यपुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है, उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे उपयोगी हैं। इन सभी का उपयोग हमारे लिए किया जाता है, इसलिए ये उपयोगी हैं, ठीक है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती। संसाधन का मतलब ही है ये है कि जिसका हम आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर पा रहे हो, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें बताया गया है कि कोई भी वस्तु, नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो देखिए, कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब उसका कुछ मूल्य होता है, उसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक। अब देखिए, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, और जिसकी कुछ वैल्यू होती है, जिसका कुछ मूल्य होता है, वो क्या होते हैं, कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है, तो वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका मूल्य होता है, जब उनकी कोई वैल्यू होती है, ठीक ना। अब ये मूल्य से क्या तात्पर्य है, मूल से हम क्या समझते हैं, तो देखिए, मूल का अर्थ या फिर महत्व ये होता है कि कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है, इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, ठीक है। जबकि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होती है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, ठीक है, धातुओं की हमारे वैल्यू होती है इकोनॉमिकल, ठीक। और लेकिन अगर हम बात करें मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी आपने मार्केट से कोई धातु परचेज की, कोई चीज़ भी कुछ भी परचेज किया, तो सब क्या है, उसकी वैल्यू है। उन्होंने बताया ये 70 रुपये का, 80 रुपये का, ठीक। अब मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह जाते, मान लीजिए गाँव गए या कहीं भी ऐसी जगह गए, ठीक है, जिसे आप दूर से देख रहे हैं, बढ़िया सा सुंदर दृश्य, तो उसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। मान लीजिए गाँव में, तो या कोई ऐसी जगह जहाँ पे कॉस्ट नहीं देनी पड़ी, आपने वो दृश्य देख लिया, तो उसकी कोई उसका आर्थिक मूल्य नहीं है, है ना, उसके आपको पैसे नहीं देने पड़े। मगर क्या है, ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण है। दृश्य भी हमारे लिए यूज़फुल है या बेनिफिशियल रिसोर्स है, और जो हम मार्केट से परचेज़ करके धातु लाए हैं वो भी, ठीक है। और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि दोनों ही आवश्यकताएं को पूरा करता है। कुछ चीज़ हम परचेज़ करके लाए, कुछ मान लीजिए इंटरटेनमेंट के लिए या अच्छा लगने के लिए हम लोग चीज़ें देख रहे हैं, भूदृश्य या दृश्य, ठीक ना।
अब ये बताया गया है कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ओके, दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य, आज कोई उसका कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है। जो दादी घरेलू नुस्खे नहीं बताया करती हैं दादी नानी लोग, ठीक, उनका आजकल कोई मूल्य नहीं है। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो उनका आर्थिक मूल्य होता है। पेटेंट राइट आप सभी को पता होगा। फॉर एग्जांपल आप अभी पढ़ रहे हो तो आपके रूम में कुछ CFL लाइट्स कुछ लगा होगा, है ना, या AC ब्लोअर कोई ना कोई चीज़ होगी ना, पंखा कुछ भी होगा, तो उसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी ब्लोअर चला के रखा है तो उसमें लिखा है ओरिएंट इलेक्ट्रिक। तो इनका क्या है, इन्होंने अपना एक मार्क बनाया है, ये है पेटेंट राइट, ये इन्हीं का है, इन्हीं कंपनी का, इन्हीं ओरिएंट वालों का है। तो इनका एक पेटेंट है कि ये इनका एकाधिकार है इस पे, ठीक है, तो वो पेटेंट है। वही दादी के नुस्खे, उन्होंने बोला कि आपको सर्दी हो रही है तो आप ऐसा करो कि काढ़ा बना लो, ठीक। अगर यही चीज़ मेडिकल स्टोर में बताई जाए या कुछ बना के पैकेट वैकेट में काढ़े का नहीं, सूखा सब कुछ चूरन टाइप का बना के बेचा जाए, कहा कि पानी खौला के आप इसे पी लो, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, वो पेटेंट मार्क बन जाएगा। मेडिकल स्टोर पे जाते ही उसकी वैल्यू हो जाएगी, पेटेंट मार्क लग गया, वैल्यू हो गई। दादी ने बताया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, इकोनॉमिकल हम बोल सकते हैं। पेटेंट का तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार है जो जिसने आविष्कार किया है वो उसके लिए। अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी क्या है, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान। देखिए कोई टेक्नोलॉजी आप सभी आजकल देख रहे हो, हर कुछ टेक्नोलॉजी है ना। पहले क्या था, कपड़े हाथ से धुले जाते थे, टेक्नोलॉजी आ गई, कपड़े मशीन में धुले जा रहे हैं। अब तो आ गई बर्तन धोने, और डिश वॉशर आ गया, बर्तन भी धुल जाते हैं भाई। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, हर कुछ काम ही नहीं करना पड़ रहा है ना, सब टेक्नोलॉजी का ही कमाल है, तो इससे आप भली भांति परिचित हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें समय और प्रौद्योगिकी, दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों के संसाधन में परिवर्तन करते हैं। एक तो टाइम और दूसरी टेक्नोलॉजी, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित, जो मतलब मान लीजिए आप इस तरह समझ लेते हैं कोई रॉ मटेरियल है, उसको क्या कर रहे हैं एक फिनिश्ड गुड में परिवर्तित कर रहे हैं, या फिर उसे रिसोर्स में परिवर्तित कर रहे हैं, उसे मूल्यवान बना रहे हैं, या फिर उसे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, इकोनॉमिकल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बोला जा रहा है दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित हैं, दोनों ही लोगों की आवश्यकता से संबंधित है। इवन टाइम भी लोगों की आवश्यकता से संबंधित है, और प्रौद्योगिकी भी, ठीक ना। सबसे अगर इम्पॉर्टेंट बात करें तो जो हम लोग हैं ना, हम लोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है। कैसे संसाधन है भाई, ये जो टेक्नोलॉजी बनाई है ये किसने बनाई है, इंसान ने ही तो बनाई है ना, कि डिश वॉशर आ गए, वॉशिंग मशीन आ गई, ये ब्लोअर आ गया, ये AC आ गया, ये सब क्या है टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को किसने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने। तो ह्यूमन बीइंग तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर बेनिफिशियल इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हो गया, ठीक है। ये लोग के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो अधिक संसाधन की रचना करते हैं, ठीक है। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। एक खोज से अन्य आविष्कारों का भी जन्म होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति हुई, ठीक, फिर और अन्य क्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से भी क्या हुआ, परिवहन की एक से एक नई नई विधियां विकसित हो गई, ठीक है। आग की खोज से खाना पकाया गया, बहुत सारे काम आग की खोज से हुए, ठीक है। तो एक आविष्कार हुआ, जैसे मान लीजिए पहिए का हुआ, पहिए से कितने सारे आविष्कार हो गए, मतलब परिवहन बन गए। आग हुई तो इससे देखिए कितने सारी चीज़ें रिसोर्सेज यूज़फुल बनते चले गए, ये बताया गया इसमें, ठीक है। ये क्रियाकलाप की तो कोई मतलब नहीं है। संसाधन के प्रकार पढ़ते हैं, ये है इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछा जाता है। प्राकृतिक कौन से होते हैं, मानव निर्मित क्या होते हैं, मानव में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। 3 तरह में प्राकृतिक एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ की नेचुरल, मानव निर्मित, ह्यूमन मेड, ठीक है। मानव में वर्गीकृत, या फिर आप 2 में भी कर सकते हो, बट यहाँ 3 में बाइफकेट है, ये मानव से रिलेटेड ही है ना। प्राकृतिक को पहले हम डिस्कस करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज इज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ, आप समझ ही रहे होगे, जो संसाधन हमें प्रकृति
प्रकृति ने प्रोवाइड किए हैं, नेचुरली हमें मिले हैं प्रकृति से, ठीक है। हमें कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रकृति ने स्वयं हमें प्रोवाइड किया है। जैसे कि वायु के लिए हमें कोई खर्चा करने की तो ज़रूरत है नहीं, हमें नेचुरली प्रोवाइड की गई है, ठीक है। मतलब की गई क्या, नेचुरली हम हमारे लिए अवेलेबल है, वायु है, ठीक है, जिसमें हम सांस लेते हैं। नदियाँ हैं, झील है, पर्वत है, जल है, मृदा है, मिट्टी है, खनिज है, ये सभी क्या है, ये सभी प्राकृतिक हैं, ये सभी नेचुरल है, हमें नेचुरल मतलब विद द ग्रेस ऑफ गॉड हमें मिला है, ठीक। इन संसाधन में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार, इनमें से बहुत सारे जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं और सीधे ही हम उपयोग में लाते हैं, वायु वगैरह, ठीक। लेकिन कुछ परिस्थिति में क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होते हैं जिनमें ये प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इनका सबसे अच्छे तरह से उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। मतलब कुछ के लिए हमें टेक्नोलॉजी और कुछ इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें विभिन्न समूह के प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकरण उनके विकास और जो डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बाइफिकेट किया गया है, उनके डेवलपमेंट और उनके यूज़ के अकॉर्डिंग, यूज़ के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है, उनके स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगर हम बात करें, दो वर्ग में रखते हैं इनको, सबसे पहले विकास और उपयोग के आधार पर हम इन्हें दो वर्ग में रखते हैं। दो वर्ग में रखा है, सबसे पहला है वास्तविक संसाधन और एक है संभाव्य। देखिए ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा, डिस्कस भी हम करते हैं। देखिए वास्तविक संसाधन वो होते हैं जिनकी मात्रा वास्तविक मतलब जिन वास्तव में जो है, जिनकी हमें मात्रा ज्ञात है कि इतनी इनकी मात्रा है, ठीक है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिमी एशिया, अब ये याद रखिएगा, जर्मनी के रूर प्रदेश में क्या है, कोयले, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप, सभी क्या है, वास्तविक संसाधन है। निक्षेप हमने बताया नहीं था, निक्षेपण क्या होता है, ठीक है, याद करिएगा। मैदानों में निक्षेपित करती हैं नदियाँ, अपने साथ लाती हैं, ठीक है, निक्षेप वही होता है। सभी वास्तविक संसाधन है, ये सब हमें इनकी मात्रा भी पता है और ये सब रियल है, ठीक है, वास्तविक है। अब अगर हम बात करें संभाव्य संसाधन, अब देखिए संभाव्य संसाधन क्या है, जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें ज्ञात नहीं है, मतलब हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते अभी हमने कि हमें मतलब खुद ही आइडिया नहीं है, संभाव्य इसीलिए लिखा है ना, कन्फ्यूजन वाली स्थिति, हमें पता नहीं है यहाँ पे कि इनकी मात्रा है कितनी, मात्रा हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है, और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है, भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारी प्रौद्योगिकी का स्तर है, हम बोल सकते हैं जो लेवल है, इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त उन्नति, मतलब इतना ज़्यादा भी हमने डेवलप नहीं किया है कि हम इन संभाव्य संसाधनों का उपयोग या प्रयोग कर पाएँ। अब कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम क्या है, संभाव्य संसाधन का उदाहरण है, ठीक है, जिसका उपयोग क्या है, भविष्य में किया जा सकता है, बट अभी नहीं। 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली पवनें, जैसे पवनें हैं, एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु लेकिन आज हम उनका उपयोग कर रहे हैं। कैसे उपयोग कर रहे हैं, आज हमने उन्हें वास्तविक संसाधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फॉर्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, तो हम उनको उपयोग कर रहे हैं, ठीक। और इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नागरकोइल और गुजरात के तट पर देखे गए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों, अब उत्पत्ति के आधार पर भी दो तरह से बाइफरकेट किया गया। संभाव को आप एक तरह से पोटेंशियल भी बोल सकते हो ना, पोटेंशियल से जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए, ठीक। अजैव और जैव संसाधन, ठीक है, नॉन लिविंग एंड लिविंग। अब अजैव संसाधन क्या है, निर्जीव वस्तुएं, अजैव पता है नॉन लिविंग जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव क्या है, लिविंग संसाधन है। जैसे कि अगर हम बात करें जो पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं, जो जीव है वो लिविंग में आ गए, लिविंग रिसोर्सेज हो गए जीव जंतु, ठीक। और अगर हम बात करें नॉन लिविंग, जिसमें कोई भी जीवन नहीं है, मतलब जैसे कि चट्टानें हैं, मिट्टी है, मृदा है, खनिज है, ये सब सारे अजैव संसाधन हो गए, ओके।
नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखिए नवीकरणीय एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ, जो शीघ्रता से नवीकृत मतलब पुनः इनका रिसाइकिल पुनः पूरित किया जा सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ कि भाई वो रिन्यू करे जा सकते हैं, ठीक है, कुछ असीमित होते हैं और उन पर मानवीय क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि सूर्य और पवन ऊर्जा, ठीक है, कुछ असीमित होते हैं। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, असीमित है, ठीक। अब अगर हम बात करें फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन, कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिनको जैसे कि जल है, मृदा है, वन है, इन सब की हम लापरवाही से अगर प्रयोग करेंगे ना तो इनका भंडारण, इनका जो स्टोरेज है ये प्रभावित होगा, ये कम होते जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से? पानी है, अगर ज़्यादा हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो एक समय आएगा कि पानी पीने को ही नहीं मिलेगा, है ना। और मृदा है, वन है, ठीक। सौर ऊर्जा और पवन नहीं, इन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट इन पे अफेक्ट पड़ेगा। ये नवीकरणीय मतलब रिन्यूएबल के बारे में हमने पढ़ लिया। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, लेकिन जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत सारे भागों की बहुत बड़ी समस्या है। अनवीकरणीय मतलब नॉन रिन्यूएबल वो होते हैं जिनका भंडार, जिनका स्टोरेज जो है सीमित ही है। फॉर एग्जांपल इतना, मान लीजिए एक सीमित है, इतना है, बस इतना ही है, यही यूज़ करना, ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर नहीं अवेलेबल, जल्दी नहीं हो पाएगा, फिर इसको बनने में बहुत टाइम लगेगा, ये वाली बात है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लगेंगे, फिर इसे फुल होने में, बनने में। जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक नेचुरल गैसेस हैं, इन सब ये अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब देखिए दो और हैं, सर्वव्यापक और स्थानिक। सर्वव्यापक कौन से होते हैं? सर्वव्यापक जो सब जगह मिले, सर्वव्यापक मतलब सर्वव्यापक, आप समझ रहे, यूनिवर्सल, सब जगह मिले। स्थानिक जो पर्टिकुलर एक कुछ स्थान पे ही अवेलेबल हो। सर्वव्यापक की अगर हम बात करें, जो संसाधन सभी जगह पाए जाएं, जैसे वायु सब जगह है, जहाँ हम सांस सब जगह ले पाते हैं, ऐसा थोड़ी यहाँ सांस ले रहे बाहर नहीं ले पाएंगे, नहीं, सर्वव्यापक सब जगह मिल रहा है, ठीक है। और लेकिन अगर हम बात करें स्थानिक की, जो कुछ निश्चित स्थान पे ही मिलेंगे, मान लीजिए तांबा है, लौह है, इसका सब जगह थोड़े ना मिलेगा, जहाँ उसके लिए उपयुक्त जलवायु होगा, मौसम होगा, वहीं तो मिलेगा तांबा, लौह अयस्क, ठीक है, आयरन ओर जिसे हम बोलते हैं ना। देखिए प्राकृतिक संसाधन का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारक, वही चीज़ मैंने बताया ना, जिस उसके लिए अच्छी जलवायु हो उस पर्टिकुलर, जैसे आयरन ओर के लिए, तो वहीं पे वो होगा अवेलेबल, ठीक। अब मानव निर्मित संसाधन पे हम कुछ बात करते हैं। मानव निर्मित एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ कि ये मानव ने बनाए हैं, ठीक है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं, कुछ प्राकृतिक पदार्थ जो हमें नेचुरली अवेलेबल हैं, वो संसाधन या फिर रिसोर्स तब बन जाते हैं जब उनका मूल रूप रॉ मटेरियल था, उससे हमने, मानव ने क्या कन्वर्ट करके उसे फिनिश्ड गुड में बना दिया है, ठीक है ना। तब उनका मूल रूप बदल जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं? एक रिसोर्स बन जाते हैं। अगर हम बात करें लौह अयस्क, उस समय तक संसाधन नहीं था, जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाया। आयरन और उस टाइम तक कोई रिसोर्स नहीं था, जब तक लोगों ने उससे लोहा या फिर आयरन बनाना नहीं सीखा था। जब आयरन बनाना सीख लिया ना, तो ये एक रिसोर्स हो गया, क्या? लोहा। और लोहा क्या है? मानव निर्मित, ठीक है। लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग क्या करते हैं? पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन, हमें पता है, टेक्नोलॉजी तो मानव निर्मित ही है, टेक्नोलॉजी से ही आजकल हो रहा है, जैसे बर्तन धुलने की भी मशीन आ गई ठीक है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं, ठीक। अब अगर हम बात करें तो इस यहाँ पे तो कुछ है नहीं। अब हम बात करते हैं मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। देखिए मानव संसाधन से तात्पर्य ये है कि लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक और शारीरिक से, यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में
लोगों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं मानव कैसे संसाधन है, ह्यूमन कैसे रिसोर्स है। भाई ह्यूमन ही तो सबसे बड़ा रिसोर्स है, ठीक है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थ को मूल्यवान बना रही हैं। अब मानव ही ना हो तो कौन करेगा वर्क, कौन करेगा, कौन नेचुरल चीज़ों को रिसोर्स में कन्वर्ट करेगा, कौन आयरन ओर से आयरन को कन्वर्ट करेगा, आयरन अलग करके उसे ह्यूमन मेड वाले रिसोर्स में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। कौन रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करेगा अगर मानव एक रिसोर्स नहीं है तो। ओके, मानव संसाधन की अगर हम बात करें तो मानव संसाधन क्या है, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास भाई हम तब तक किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई स्किल ना हो, कोई नॉलेज ना हो, कोई टेक्नोलॉजी ना हो, ठीक है। इसके लिए मनुष्य ही विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग क्या है, मानव संसाधन है। लोगों के कौशल में सुधार करना क्या होता है। अब देखिए आप देखते होंगे कि गाँवों में या कुछ है जैसे सिलाई मशीन है तो पैरों से चलने वाली भी सिलाई मशीन आ गई हैं। इस तरह से उनकी टेक्नोलॉजी को और एडवांस किया जा रहा है, उसे बोला जा रहा है मानव संसाधन विकास, ठीक है। मानव के संसाधन में भी विकास करना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य साधन प्रोवाइड कर। यहाँ एक डॉक्टर का शायद आई गेस एग्जांपल दिया है, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण ही संभव हुआ। हम सब इसका समाधान निकालेंगे, समाधान निकालने जा रहे हैं ये लोग कुछ जो डिस्ट्रॉय हुआ है फसल, ठीक है। संसाधन संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो देखिए संसाधन को अगर हम अच्छे से यूज़ करें, जैसे पानी जितना हमें यूज़ करना है, टैप खुला ना छोड़ दें ब्रश करने के बाद, बर्तन धुलने के बाद, ये सब चीज़ें जितना चाहिए उतना हम आराम से यूज़ करें तो हम इस जनरेशन और नेक्स्ट अपकमिंग जनरेशन के लिए भी एक अच्छा मतलब रिसोर्स छोड़ सकते हैं, है ना। ये नहीं कि सारा ऑक्युपाई भी कर रहे हैं हम, यूज़ भी कर रहे हैं और उसे वेस्ट भी कर रहे हैं। वेस्ट नहीं करना है और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का मतलब रिसोर्सेज को हमें बहुत सतर्कतापूर्वक यूज़ करना, जितना हमें नीड हो उतना ही यूज़ करें और उन्हें नवीकरण के लिए समय दें कि भाई उनको मतलब रिन्यू होने के लिए टाइम दें। इसी को हम संसाधन संरक्षण कहते हैं, ठीक है। संसाधन के उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषी विकास। देखिए सतत पोषी विकास आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म है। सतत पोषी विकास वो होता है संसाधनों का हम सावधानी पूर्वक यूज़ करें ताकि ना केवल हम यूज़ कर पाएँ, हमारी पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी, बल्कि आने वाली भावी पीढ़ी भी उसकी यूज़ कर पाए। इस तरह सतत पोषीय विकास का मतलब यही होता है कि हम तो यूज़ कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी यूज़ कर पाए। जब हम उसे वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ बचा रहेगा, तब वो यूज़ कर पाएंगे। ओके, यही है सतत पोषीय विकास। ना नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। सतत पोषी विकास के कुछ सिद्धांत हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधन के ह्रास को कम से कम करना, ठीक है। ह्रास डेप्रिसिएशन होता है ना, ठीक है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल के योग्य बनाना। ये सब तो इजी लैंग्वेज लिखी है, आपको समझ में भी आ रही होगी। यहाँ पे कुछ और दिया है, देख लीजिए। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधे और पर्यटन की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि सभी नवीकरणीय संसाधन का उपयोग सतत पोषी हो। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका हम यूज़ ऐसे करें कि सतत पोषी, हमने बताया ना सतत पोषी क्या होता है, हम भी यूज़ कर पाएँ। पानी के टैप से याद रखिए कि फालतू ना वेस्ट करें, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, ठीक है, डाइवर्सिटी, ठीक। और अगर बात करें प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए ना। कुछ क्वेश्चन है, देखिए पृथ्वी पर संसाधन जो है असमान रूप से वितरित क्यों है। देखिए असमान रूप से इसीलिए वितरित हैं डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे भूभाग है, भूभाग अलग अलग है, जलवायु अलग अलग है, ऊंचाई निचाई, है ना, इस वजह से अलग अलग रूप से वितरित हैं। संसाधन संरक्षण क्या है भाई, कम उपयोग करना है, रिसाइकिल करना है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि भाई मानव ही होगा, उसके पास टेक्नोलॉजी होगी, उसके पास स्किल होगा, उसके पास ज्ञान होगा, तभी वो कुछ नया इन्वेंट कर पाएगा,
कुछ संसाधन बना पाएगा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर पाएगा। सततपोषी विकास वो विकास है जिसमें हम अपने जो चीज़ें हैं उनको हम अपने लिए तो यूज़ करें ही करें, वर्तमान पीढ़ी तो यूज़ करे, बट आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो भी यूज़ कर पाए, इस तरह हम सावधानी या सतर्कता पूर्वक यूज़ करें। ओके, जो रिसोर्सेज हैं निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? मात्रा नहीं निर्धारित करती, उपयोगिता मूल्य निर्धारित करते हैं। कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ। जैव संसाधन क्या है? जीव जंतुओं में व्युत्पन्न। ठीक है, नेक्स्ट है संभाव्य और वास्तविक रियल। संभाव्य मतलब वैज्ञानिकों को पता नहीं है, ठीक है, पता लगा लिया है परंतु उसकी एक्चुअल में मात्रा नहीं पता है। संभाव्य भी कन्फ्यूजन वाली स्थिति है कि कितना है। ओके, वास्तविक मतलब उसकी मात्रा का पता है कि कितना है और हम उपयोग भी कर रहे हैं। सर्वव्यापी जो सब जगह अवेलेबल, जैसे वायु। स्थानीय पर्टिकुलर एरिया में, जैसे कोई लोहा है या कोई और भी चीज़। ओके, सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल करने के चक्कर में थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू टिल देन, बाय। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय मम्मा's चैनल। बाय एवरीवन।